Hello students, welcome back to the day 3 of 14 days 14 chapter series of class 10 मैथमेटिक्स। मैं विकास तिवारी आज करवाने वाला हूँ पूरा का पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट PYQs रिगार्डिंग दिस चैप्टर मिल जाएंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर का नाम से ही पूरे चैप्टर का ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें पेयर दिया है। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ दो के ग्रुप में हो उसको हम पेयर कहते हैं। जस्ट लाइक शूज़, शूज़ हमेशा पेयर में होते हैं, तो ऐसे ये पेयर का मतलब टू, मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन पेयर में होंगे। और वो लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी? दो वेरिएबल्स की होंगी। और लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री जिसकी 1 होती है। तो सेम हम इस चैप्टर में पेयर पढ़ेंगे, लेकिन किसका वो बता दें, लीनियर इक्वेशन का। और लीनियर इक्वेशन वो भी दो वेरिएबल्स का। तो हमें इस चैप्टर में पेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी? पेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अलजेब्रा में जो है, अलजेब्रा में किसी भी इक्वेशन, किसी भी वेरिएबल्स को सॉल्व करने की के लिए इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो जितने भी अननोन वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी अननोन वेरिएबल्स होते हैं, अननोन वेरिएबल्स इन द सेंस यहाँ पे कितने हैं? एक्स एंड वाई हैं। तो जितने भी अननोन वेरिएबल्स होंगे हमें उतनी इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो थोड़ा कंटेंट हम जान लेते हैं। तो कंटेंट अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डेफिनेशंस किसकी? डेफिनेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, और उसका जनरल फॉर्म। डेफिनेशन हो गया, उसका जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड सॉल्विंग इक्वेशंस। सबसे पहले हम इक्वेशंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके जनरल फॉर्म को पढ़ेंगे। उसके बाद उस इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि रिप्रेजेंट करना और सॉल्व करना दो तरीके से है। एक है हमारा ग्राफिकल वे, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या है हमारा? एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेफिनेशंस देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? आइडेंटिफाइंग द टारगेट, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो डेफिनेशन दिया है एन इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो और वेयर द मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज एग्जैक्टली टू। यही हमने बताया कि जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 मतलब डिग्री 1। तो लिटमस टेस्ट क्या होता है? हम कौन सी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन मानेंगे, कौन सी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है जहाँ पे क्या दिया है? दो वेरिएबल्स दिया एक्स और वाई। तो पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 1। तो दोनों ही वेरिएबल्स की डिग्री क्या है? पावर क्या है? 1 है। और यहाँ पे कोफिशिएंट जो है रूट में हो सकता है, लेकिन पावर जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा 1 होगी, क्योंकि लीनियर होने की कंडीशन ही यही है कि पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन अगर इनवैलिड रीजन देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा वेरिएबल है इसमें पावर क्या हो गई है? क्वाड्रेटिक हो गई है, जो कि क्वाड्रेटिक होने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे जो है पावर इसमें भी नहीं होनी चाहिए, रूट में, पावर रूट में भी नहीं होनी चाहिए। पावर हमें बस कितनी चाहिए? 1। ठीक है, डिग्री 1 चाहिए। तो इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे हमें पेयर पढ़ना है, यहाँ पे हमें पेयर पढ़ना है। तो पेयर का जनरल फॉर्म होगा, तो जैसे एक इक्वेशन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ दो इक्वेशंस हैं तो एक्स और वाई तो होगा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो जाएगी, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन 1 क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया था, जैसे शूज़ कम हमेशा पेयर में होती है, तो ये इक्वेशन भी हमेशा पेयर में काम करती है, क्योंकि हमें दो यूनिक इक्वेशन चाहिए दो अननोन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया क्या? रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक ग्राफिकल और एक क्या है? एल्जेब्रिक। तो ग्राफिकल मेथड अगर हम देखें तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगी। तो दो स्ट्रेट लाइन, तो टू स्ट्रेट लाइंस। और दो स्ट्रेट लाइंस हमारी ज्योमेट्री में कैसे बिहेव करती हैं? या तो दो स्ट्रेट लाइन क्या होंगी? दो स्ट्रेट लाइन आपस में या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल होंगी, या तो क्या होंगी?
कोइंसिडेंट होंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या हो गया, जो एक जगह कट करता है, ठीक है, कट एट वन पॉइंट। और पैरेलल क्या होता है, नो कॉमन पॉइंट, जो कहीं कट नहीं करेगा, ठीक है। और कोइंसिडेंट क्या होता है, जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, लाई ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी और ऐसे अपीयर होगी जैसे वो सिंगल लाइन है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग जैसे ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल में ये दो लाइन आपस में पैरेलल, कोइंसिडेंट में ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसी के जस्ट ऊपर कोइंसिडेंट है। तो जो हमने अभी देखा कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, पैरेलल लाइन्स कोई भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, कोइंसिडेंट लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर है, तो मतलब कई जगह कट करेंगी। तो ऐसे इसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, दो लाइंस जितनी जगह कट करेंगी उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो ग्राफिकल वे में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी तरह ग्राफिकल वे में जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो जितनी जगह कट करेगी उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। अलजेब्रिक मेथड में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसके लिए हमें जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। जनरल फॉर्म इन द सेंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इस प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल वे है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें क्या पता है, तीन तरीका हमें पता है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुई और एक पैरेलल हुई जो कि अभी हम पीछे देख चुके हैं ग्राफिकल में, और एक क्या हुई, कोइंसिडेंट हुई। तो इन तीनों चीज़ को जब हम अलजेब्रिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट का यूज़ करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ बोथ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ बोथ वेरिएबल्स। तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट का रेशियो, तो a1 इज अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होता है इंटरसेक्टिंग का। और पैरेलल में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। लेकिन कोइंसिडेंट में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अभी हमने आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, एक जगह कट करती है तो मतलब वन सॉल्यूशन, और पैरेलल में कहीं कट नहीं करती है तो मतलब नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट में बहुत सारी जगह कट करती है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर होती है तो यहाँ मैनी सॉल्यूशन। तो ये होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड किसी भी दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, थ्री ज्योमेट्रिक रियलिटीज़, जो हम क्या बताए ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो लाइन्स है जो कि इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और पैरेलल लाइन्स है जो पैरेलल निकल जा रही, नो सॉल्यूशन क्योंकि वो कभी मीट नहीं करेगा। और कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं, जो कि एक दूसरे, जैसे ये एक लाइन है पूरी, अब इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स, इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और यहाँ पे एक चीज़ और आता है, दो लाइन्स में पूछा जाता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई सॉल्यूशन निकलता हो। तो सॉल्यूशन किस में निकल रहा है, या तो इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन निकल रहा है, और या तो किस में सॉल्यूशन निकल रहा है, कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन निकल रहा है। तो जिसमें सॉल्यूशन निकल जाए, कोई भी एक भी सॉल्यूशन निकल जाए, वो कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट में जहाँ सॉल्यूशन ना निकले, तो पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट। तो कहीं भी अगर पूछा जाता है कि बताओ ये दोनों लाइंस जो हैं कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन की इनकंसिस्टेंट है, तो उसको सॉल्व करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे, अगर पैरेलल निकलता है तो इनकंसिस्टेंट, अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट निकलता है तब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड था। अब इसके आगे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में यहाँ से रेशियो टेस्ट डायगोनालाइजिंग द पेयर, तो कंपेयर द कोफिशिएंट टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्रिक बिहेवियर विदाउट ड्राइंग द ग्राफ। तो अगर हमें ज्योमेट्रिक मेथड नहीं देखना है, ग्राफ नहीं बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हो गया, ये हो गया, तीनों कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको क्या बताया, अगर जिसमें सॉल्यूशन निकल जाएगा वो कंसिस्टेंट होगा, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी से, इसमें जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो इसमें हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, बाकी 2 आप कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। वही करना है, हमें ग्राफ नहीं बनाना है, रेशियोज को कंपेयर करके। तो सबसे पहले हमें रेशियोज चाहिए होगा, तो पहले क्वेश्चन में जो है हम रेशियोज निकालते हैं, जो कि है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 हमारा क्या है, 5/7, 5/7, b1 अपॉन b2 क्या है, -4/6, और c1 अपॉन c2 क्या है, 8/-9।
तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि a1/2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -4/6। तो जब हमें यहीं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 दिख रहा है तो आगे हमें करना ही नहीं, यहीं हम बता देंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और कितने सॉल्यूशन है यहाँ पे? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन। बाकी दो क्वेश्चंस आप कर लेंगे। बाद है सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हमने क्या देखा कि अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड्स इन द सेंस यहाँ पे हमें क्या है, हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड, और एलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ द ग्राफ बोथ इक्वेशंस, वी ड्रॉ द बोथ ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस एंड द पॉइंट वेयर बोथ लाइन्स मीट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर। तो हमें क्या करना है ग्राफिकल मेथड में? सबसे पहले हम उन दोनों का ग्राफ, जो दो इक्वेशंस दी रहेंगी, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे वो दोनों इक्वेशंस मीट करेंगी वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं मीट करते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं? एल्जेब्रिक मेथड में क्या है? एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड में हम 3 मेथड्स हैं, जिसमें से 2 हमारे सिलेबस में हैं। एक है सब्सटीट्यूशन, एक है एलिमिनेशन, और एक जो सिलेबस में नहीं है वो क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं बताएंगे, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन क्या होता है? सब्सटीट्यूशन, इन दिस मेथड वी सब्सटीट्यूट वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन। हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकालते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, देन सॉल्व, उसके बाद सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है। और यही में एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? तो इन दिस मेथड वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। हमें इसमें एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट मतलब डिलीट करना पड़ता है। एक मेथड एक वेरिएबल को एलिमिनेट करता है फ्रॉम बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं? या तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, या तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है इक्वलाइज कोफिशिएंट। तो हमें पहले उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा, जिसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे, उसके इक्वेशन कोफिशिएंट को इक्वलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से जो है ये सब समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, अखिला एट द फेयर। तो एक अखिला है जो कि मेले में गई है, ठीक है। तो अखिला वॉन्ट्स टू राइड द जाइंट व्हील। एक जाइंट व्हील झूला है, अखिला जो है उसको झूलना चाहती है, और हुपला एक गेम है उसको खेलना चाहती है। तो बोला गया द नंबर ऑफ हुपला राउंड्स शी प्लेज इज हाफ द नंबर ऑफ जाइंट व्हील राइड्स शी टेक्स। कि जितने टाइम्स वो हुपला खेली है वो जो है आधा है किसका? जाइंट व्हील जितनी बार वो झूला झूली है। एंड ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़, और हर बार झूला झूलने का 3 रुपये पड़ रहा है, और हर बार हुपला गेम खेलने का 4 रुपये पड़ रहा है, और टोटल वो कितना? 20 रुपये एक्सपेंड करती है। तो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? कि जो हुपला गेम्स खेली है उसको हम लेट कर लिए x, और जो वो जाइंट व्हील पे झूला झूली उसको हम नंबर ऑफ जाइंट व्हील राइड्स को हम y लेट कर लेते हैं। द ट्रांसलेशन मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या बोली है? कि द नंबर ऑफ हुपला राउंड सी प्लेस इज हाफ द नंबर ऑफ जाइंट व्हील। तो x बार उसने हुपला खेला है और y बार जाइंट व्हील पे झूला झूला है, तो उसका आधा हुआ। तो इससे पहली क्वेश्चन क्या बन गई? 2x - y = 0। कंडीशन 2 क्या बोली है? कि हुपला खेलने के पे उसको 4 रुपये पड़ रहा है हर बार, और उसके बाद हर बार राइड लेने पे 3 रुपये पड़ रहा है। तो 4 × x टोटल इतना हुपला में कॉस्ट खर्च की, और राइड पे 3 × y, तो 3y जो है राइड्स पे खर्च की। तो दोनों को ऐड करने पे उसके बाद 20 रुपये था, तो 4x + 3y = 20। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई। अब इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 3 मेथड से सॉल्व करने के। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है, उसके बाद क्या है? एल्जेब्रिक मेथड में भी सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है। तो ग्राफिकल मेथड हम देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में 2 इक्वेशंस थी, 2 इक्वेशन, एक 2x - y = 0 और 4x + 3y = 20। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में उसके जो है पॉइंट्स हम निकाल लिए। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स, दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया? यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे देखो, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाया गया, और स्ट्रेट लाइन हमने क्या किया? यहाँ पे भी
दोनों इक्वेशंस को स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना था, दोनों पेयर में जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही जो है इसका सोल्यूशन है। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, x में 2 है और y पे 4 है, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पॉइंट 2,4। तो ये 2 क्या है, x है, और ये 4 क्या है, y है। और हम x क्या लेट किए थे, x हम लेट किए थे नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, और ये y क्या है, जाइंट व्हील राइड्स। तो मतलब 2 बार उसने हुपला गेम खेला और 4 बार उसने जाइंट व्हील पे क्या किया, झूला झूला। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले उसको पॉइंट्स निकालेंगे, उसको ग्राफ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही उसका आंसर होगा। उसके बाद अगर इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मेथड 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ है, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन में से उसको पुट करना है। तो y = 2x हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद उसको दूसरे में पुट किया, दूसरे में पुट करने देखो y की जगह यहाँ पे 3y था, y की जगह 2x रखे। उसके बाद x के लिए सॉल्व किए, जब x के लिए सॉल्व किए तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जब आ गई तो उसी को वैल्यू पुट की है दूसरे इक्वेशन में किसी भी, और y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे भी क्या आया, x की वैल्यू 2 मतलब नंबर ऑफ टाइम होपला जितना उसने प्ले किया, और y क्या आया, जाइंट व्हील। एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, द आर्ट ऑफ रिमूवल, हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले इक्वलाइज कोफिशिएंट, सबसे पहले कोफिशिएंट को इक्वलाइज करेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल को डिलीट करेंगे, वैनिश करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे इक्वलाइज नहीं था, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो है दोनों के कोफिशिएंट को क्या किए, इक्वल किए। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इन दोनों का साइन सेम था, जब साइन सेम रहेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जब साइन अपोजिट है तो उसको हमें ऐड करना है। तो साइन सेम था तो इसमें माइनस लगा के सब्ट्रैक्ट किए, सॉल्व करने पे 5 वैल्यू आई, उसको पुट कर दिए तो x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो हमारी पहली इसको हम सॉल्व करते हैं, x/2 + 2y/3 = -1। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x + 4y = 6, और दूसरी क्वेश्चन क्या है, x - y/3 = 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - y = 9, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 3x + 4y = 6, 3x - y = 9। अगर हमें y को डिलीट करना है तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट हम इक्वलाइज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन ऐड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन सेम है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन यहाँ माइनस आएगी, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, ये डिलीट होगा। तो 4y + y 5y, और यहाँ पे 6 और -9 हो गया -3, और y की वैल्यू क्या हो गई, -3/5। अब ये y उठा के पुट करना पड़ेगा हमें किसी पे भी, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे तो जैसे ये दूसरी क्वेश्चन में पुट करते हैं, x - y की वैल्यू है -3/5, और नीचे यहाँ पे 3 पहले से है, इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हुआ, x - +1/5 = 3, जो कि x = 3 - 1/5। तो x = 5 3 जा 15, 15 - 1 14, और 14/5, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमारा जो है वेरिएबल वैनिश हो जाता है, मतलब वेरिएबल गायब हो जाता है। सॉल्व करते में वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, जब वेरिएबल गायब हो जाएगा तो हम कैसे जानेंगे उसका सोल्यूशन क्या है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक सॉल्विंग के दौरान वेरिएबल डिसअपियर कंप्लीटली, जो x और y है हमेशा से हट गया, तो रिमेनिंग स्टेटमेंट जो है नेचर को डिस्क्राइब करती है। तो या तो वो वेरिएबल वैनिश होगा तब एक ट्रू स्टेटमेंट होगा या तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ट्रू स्टेटमेंट मतलब LHS में जो होगा वही RHS में होगा, जैसे इधर 10 है तो इधर भी 10 होगा, या तो इधर 10 है उधर 12 हो गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो वहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें बोला गया था सॉल्व द इक्वेशन, तो वहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन कैसे, हम इसका रेशियो भी कंपेयर करेंगे। जब भी कोई भी एग्जांपल होगा तो हम इसका रेशियो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 लेके भी कर सकते हैं, तब भी ये कोइंसिडेंट आएगा। लेकिन आप सॉल्व कर रहे हैं तब ऐसा आता है ट्रू स्टेटमेंट, तब आप डायरेक्ट लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट क्या आता है, फॉल्स आता है, जैसे 12 इज नॉट इक्वल टू 12, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 12, ये नहीं हो सकता। तब यहाँ पे जब ये ट्रू नहीं है तब A1/A2, यहाँ पे जो रेशियो होगा A1/A2 = B1/B2 तो होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे कैसी लाइन्स होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये NCERT का क्वेश्चन है।
हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक पहला क्वेश्चन करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स की क्विज में 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स होंगे। तो बॉयज़ को हम लेट कर लेंगे क्या, एक्स, और गर्ल्स को हम लेट कर लेंगे क्या, वाई। तो बोला गया 10 स्टूडेंट्स है, तो टोटल एक्स प्लस वाई बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाओगे तो 10 स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद बोला गया इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के वाई को यहाँ क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफिकल मेथड लगाना है। तो इसको जब ग्राफिकल मेथड आप लगाएंगे तो सबसे पहले इन दोनों के लिए जो है सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एक बॉक्स इसके लिए बनाएंगे हम, जहाँ पे ये x होगा, ये y होगा, और दूसरी क्वेश्चन के लिए एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें यहाँ पे क्या होगा, x होगा और y होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, जब जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और उसके बाद अगर x की वैल्यू रख दिए क्या, 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। 7 + 3 10। इसमें अगर देखते हैं तो x की वैल्यू अगर 1 रख दिए तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 4 रख दिए तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो 2, 8 2 यहाँ पे है, और 8 के यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं आएगा। और यहाँ पे क्या, 7, 3 1 2 3 4 5 6 7, 3 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को वो मिलेगी ग्राफ, तो इन दोनों को ऐसे मिला दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन उठाएंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है। 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, ये बना दिए यहाँ पे। और क्या बोला गया, y की वैल्यू 8 है। 1 2 3 4, y की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब हम मैच करेंगे, इन दोनों को भी मिलाना पड़ेगा। इन दोनों को यहाँ से, जहाँ पे ये कट कर रहा है वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट देखें तो ये इधर कहीं जाके जो है 3 हो रहा है, ये ऐसे जब हम लाइन गिराएंगे तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, तो ये 3, 7 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन क्या आया, 3, 7, मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। तो हम x क्या लेट किए थे, नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हुए, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि क्विज में पार्टिसिपेट किए थे 7। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि ये एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। इफ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, 2l+b होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। लेकिन बोला गया इस पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है, 36 के। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई, l+b=36। और सेकंड क्या दिया है रिलेशन, इफ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हम यहाँ पे l की वैल्यू है, और ये दूसरी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, यहाँ से उठा के l की वैल्यू इस पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जब सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड जब हम लगाएंगे तो l जो है ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे तो b+4+b=36। तो 2b=4 उधर गया 32, और ये 2 से जब कैंसिल किया तो b=16। ठीक है, b=16 मीटर। और इसी b को हम सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो l=16 + 4, l=20 मीटर। वेरी इजी, लेंथ भी आ गया और ब्रेथ भी आ गया। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि एक जो है इक्वेशन इसकी डेफिनेशन पे ही छुपी है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लेट कर देते हैं, एक एंगल x है, एक एंगल y है, तो x + y = 180 डिग्री। ठीक है, हम लेट किए क्या, बोथ एंगल्स आर x एंड y, और जहाँ पे x जो है y से बड़ा है। ठीक, तो और बोला गया है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा है, हम x बड़ा माने हैं, वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। ठीक, अब इसको सब्सटीट्यूशन मेथड हम जब लगाएंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड,
x की वैल्यू y प्लस 18 है जो कि हम ऊपर पुट करेंगे, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 डिग्री। y हमारा क्या आ गया 81 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स में दूसरी रिलेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x हमारा क्या आ जाएगा 81 प्लस 18, तो x 81 प्लस 18 99 डिग्री। तो बोथ एंगल्स x और y पता चल गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कंडीशन थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में a1 हमारा 1 है, तो 1 अपॉन a2 हमारा क्या है 3 इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है माइनस के, b1 हमारा क्या है माइनस के, b2 हमारा क्या है 6 और c1 हमारा क्या है 2 और c2 हमारा क्या है -5। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीन इक्वल है, तो एक को उठा के इक्वल करके सॉल्व कर देंगे, उसको दूसरे में पुट करके वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और दूसरे को जब हम इक्वल करते हैं तो 1/3 इक्वल टू -k/6, जो कि -k इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, k की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, लेकिन ये -2k की वैल्यू आ तो गई है, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोला है तो उसको वेरीफाई भी तो करेंगे। आप यहाँ पे अगर छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो k की वैल्यू आई है इससे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इसको वेरीफाई करने के लिए इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए -k/6 इज इक्वल टू 2/-5। तो वैल्यू पुट करेंगे k की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस इंटू -2/6 इज इक्वल टू 2/5, जो कि है माइनस प्लस 2/6 इज नॉट इक्वल टू 2/5। देख लीजिए यहाँ पे ये इक्वल ही नहीं है। तो हमने क्या माना था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो आ रहा है, लेकिन k की किसी वैल्यू के लिए c1/c2 नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसमें होगा ही, तो यहाँ होगा ही नहीं, तो इसमें आंसर क्या होगा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन पेयर हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसी कोई भी k की वैल्यू नहीं है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप k की वैल्यू निकालेंगे, उसको वेरीफाई ज़रूर कर लेंगे। या तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होता तो आप कर लेते, पैरेलल होता तब आप कर लेते, लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंट है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर का लास्ट आ गया है, द यूनिफाइड सॉल्यूशन। आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन कोई भी हो और आप कोई भी मेथड लगाएं सॉल्व करने के लिए, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा यूनिफाइड होगा, एक ही आएगा। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया अखिला का, तो उसके लिए हम विजुअल मेथड लगाए, विजुअल मेथड मतलब ग्राफिकल मेथड, तब भी आंसर 2,4 आया। एल्जेब्रिक मेथड में सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड लगाया, उसमें भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 आई। तो की टेक अवे क्या है, द मेथड में चेंज बट द मैथमेटिकल ट्रूथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आप मेथड कोई भी लगाइए, लेकिन जो मैथमेटिक्स में सच है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो उसको ध्यान रखिएगा, कीप प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। आगे हम कुछ स्लाइड्स लगा दिए हैं आपके माइंड मैप्स की, उसको देख लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।